Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. Today we are going to discuss a molecule from halogen family. It is HCl. Okay, so let us start. HCl, hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपके हैलोजन फैमिली से एक मॉलिक्यूल है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपने सीखा है physical and chemical properties of halogen family, that is 17th group element of the periodic table, and the molecule chlorine Cl2. तो आइए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं HCl that is हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक साइंटिस्ट थे ग्लोबर, इन्होंने प्रिपेयर किया था। इन्होंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड और H2SO4 को एक साथ रख करके और हीट किया था। तो हीट किया तो क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो देखो इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं और जब इनके साथ इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम बाईसल्फेट और इसके साथ HCl का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखो ये सोडियम बाईसल्फेट जो है फर्दर क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है NaCl के साथ और फिर से ये क्या करता है Na2SO4 एंड HCl प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये मेथड होता है प्रिपरेशन के लिए HCl का। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, प्योर फॉर्म ऑफ HCl प्रोड्यूस कर सकते हो। डायरेक्टली हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ मिक्स करो और इसको हीट करो तो यहाँ पे क्या होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। ये प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। इस मेथड से प्रिपेयर जो HCl है इसको ड्राई करने के लिए क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है, जिसके थ्रू ये क्या हो जाता है, ड्राई होता है, यानी कि इसमें जो अवेलेबल मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो ये क्या होता है, एक कलरलेस गैस है। ये क्या है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो होता है पंजेंट होता है, यानी कि बहुत ही तीखा इसका स्मेल होता है, ठीक है। ये जो है ये आपको जनरली रूम टेम्परेचर पे गैसियस होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं इसको प्रेशराइज करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये आपको 189 केल्विन होता है। वहीं जब हम लोग इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो आसानी से ये सॉलिड में चेंज हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आपको 159 केल्विन होता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हाईली सोलुबल, याद रखो इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर। क्या होता है, हाईली सोलुबल इन H2O। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसको H2O में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और इसलिए इसको माना जाता है कि ये क्या है, हाईली सोलुबल है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है, यानी यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्या होता है, ज़्यादा होता है और इसलिए इसके बॉन्ड को आसानी से क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो इनके बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और ये आयंस में टूटता है। यहाँ पे ध्यान रखो ये आयंस में टूटता है, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है आयनिक होता है, ठीक है। इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
चलो अब आप इसको नोट कर लो, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो पहले आप नोट करो। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। तो देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि HCl जो है ये हाईली सोलुबल होता है वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में, और जैसे ही इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि इसका जो Ka वैल्यू होता है, एसिड कांस्टेंट डिसोसिएशन, ये बहुत ही हाई होता है, बहुत ही लार्ज वैल्यू होता है। इसलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरीज में आता है। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है। तो अब देखो ये आसानी से क्या करेगा, एसिड है, बेस से रिएक्ट करेगा, और बेस से रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये आपको वीक एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट करता है, और वहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो HCl जो है ये आसानी से वीक एसिड के सॉल्ट्स जैसे Na2CO3, NaHCO3, इनसे ये आसानी से रिएक्ट करता है, और फिर क्या करता है, इनको डिकम्पोज करता है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NaCl H2O प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रिएक्ट करके यहाँ भी सेम कंडीशन है, NaCl वाटर एंड CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इन वीक एसिड्स के सॉल्ट को आसानी से क्या कर दे रहा है, इनसे रिएक्ट करके इनको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। तो देखो अमोनिया के साथ ये जो है ये रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ देख सकते हो NH3 प्लस HCl, और इनसे रिएक्ट करके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है NH4Cl। और ये एक्चुअली क्या होता है, तो ये वाइट फ्यूम्स के फॉर्म में इवॉल्व होता है। यहाँ पे क्या बनता है, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं HCl ही है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप अमोनिया से ट्रीट कर दीजिए। अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे वाइट फ्यूम्स इवॉल्व होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है HCl के साथ रिएक्शन से। नेक्स्ट देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होता है जिसमें नोबल मेटल्स भी आसानी से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वैसे मेटल्स जो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, तो ये आपको HNO3 और HCl का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे HNO3 जो है 1 पार्ट होता है और HCl जो है 3 पार्ट होता है। तो ये इनका 1:3 रेशियो कॉम्बिनेशन होता है। अब आप इसमें आसानी से नोबल मेटल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इनसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करा सकते हैं। जैसे आप रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं गोल्ड4Cl- प्लस NO3- प्लस 4H+। अब देखो इनसे रिएक्ट होता है और ये बनाता है AuCl4- प्लस NO प्लस 2H2O। तो देख सकते हो इसने क्या किया, गोल्ड को भी अपने साथ आसानी से अपने में डिसॉल्व कर लिया। तो ये जो है एक्वा रेजिया का कमाल है। ये एक्वा रेजिया जो है ये इसका कमाल है, इस सॉल्यूशन का कमाल है। तो जनरली ये जो है मोस्ट पावरफुल एसिडिक सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आप इसको नोट कीजिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो पहले नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो देखो यहाँ पे इनका यूज क्या है, तो ये मेटल्स के क्लोराइड के फॉर्मेशन में, NH4Cl के फॉर्मेशन में, क्लोरीन गैस के प्रोडक्शन में, और ग्लूकोज को जब हम लोग कॉर्न स्टार्च से ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं HCl का। तो इस तरह से ये हो जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल क्लोराइड्स, क्लोरीन गैस, अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज एट्सेट्रा। ओके, in the preparation of
एक्वा रेजिया अभी हम लोगों ने देखा था कि ये आपको मिक्सचर था किसका, HNO3 और HCl का, तो उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट इसका यूज़ किया जाता है। फिर देखें हम लोग तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड टिश्यूज़, तो एनिमल टिश्यूज़ और बोन से ग्लू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, अब आप इसको नोट कीजिए। तो हम लोग आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पहले इसे नोट कीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कि एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ कॉम्बिनेशन में कंपाउंड का फॉर्मेशन। That means when the two different halogen molecules are combined together and form a molecule, then this molecule is known as what? Interhalogen compounds. That means halogen combined among themselves forming compound known as interhalogen compound. यानी जब ये एक दूसरे से आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और इसके बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, तो टाइप्स देखो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या है कि एक दूसरा और एक हैलोजन ये दोनों आपस में कंबाइंड है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल ClF, BrF एंड IF, तो ये क्या हो गया, ये आपको सिंगल एटम्स इनके कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है AX3, यहाँ पे देख लो ClF3, BrF3 एंड ICl3, इनका जो शेप होता है वो T शेप होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखेंगे तो T शेप मिलेगा। नेक्स्ट देखो AX5 टाइप, यहाँ पे क्या है एग्जांपल BrF5 एंड IF5। AX7 टाइप, यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक हैलोजन दूसरे 7 हैलोजन से कंबाइंड है और इसका एग्जांपल है IF7। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं IF, तो देख लो यहाँ ध्यान से कि आयोडीन के पास क्या है, तो आयोडीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, 1 2 एंड 3, और ये एक फ्लोरीन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयोडीन जो है ये आपको फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में है और फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके एक लीनियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे 3 लोन पेयर्स आयोडीन पे अवेलेबल हैं, तो 1 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर्स आर अवेलेबल। लीनियर शेप का है, इट इज व्हाट, लीनियर शेप्ड। ओके, नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे ClF3, BrF3 एंड ICl3, इनका जो शेप होता है वो T शेप होता है, यानी कि ये जो है कॉम्बिनेशन में देखो कैसे जाते हैं। यहाँ पे आयोडीन है, इसके साथ क्या है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा क्लोरीन इसके एक्सियल एक्सिस पे है, यानी कि ये एक्सियल है, और ये क्या है, तो ये आपको इक्वाटोरियल प्लेस पे है, तो यहाँ पे इक्वाटोरियल एक हो गया और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर्स हो गए। तो इस तरह से इसका शेप कैसा हो गया, तो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में, ये कैसा दिख रहा है, तो ये T शेप है। तो यहाँ जितने भी एग्जांपल्स हैं ClF3, BrF3 एंड ICl3, ये सब के सब क्या है, T शेप है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें 1 2 3 4 5, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, तो ये क्या हो गया, sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं BrF5। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन है और ब्रोमीन के साथ क्या है, 5 फ्लोरीन्स अटैच्ड हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे फ्लोरीन को अटैच करो, तो अब आप देख सकते हो कि ये क्या है, तो 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स, तो कितने हो गए, 6 हो गए। 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, और शेप कैसा हो गया, तो स्क्वायर पिरामिडल। आप देख सकते हो ये स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे पिरामिडल है। हम लोग लोन पेयर्स को क्या करते हैं, शेप में कवर कर देते हैं, तो इस तरह से ये कैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं IF7। IF7 आप लोगों को अच्छे से याद है, यहाँ पे क्या होता है, 7 के 7 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड होता है आयोडीन, और इसका शेप कैसा होता है, तो शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बना लीजिए 1 2 3 F F F, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 5 हो गया, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस तरह से ये 5 बॉन्ड, और यहाँ से ये 2 7 बॉन्ड्स, तो इस तरह से ये कैसा हो गया, तो ये हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। और आयोडीन यहाँ पे क्या है, तो ये है sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह से ये हो जाता है इन मॉलिक्यूल्स का शेप।
अब हम लोग बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपको तीनों ही स्टेट में अवेलेबल होते हैं, यानी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैसियस होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, दे एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, दूसरा आता है दे आर कोवेलेंट इन नेचर। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इसमें अलग बात है कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़े कम है, जिसके कारण ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, शेयरिंग से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सेंट्रल एटम्स हैं, जैसे यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5। तो जैसे है जितने नंबर ऑफ हैलोजेंस हैं उसके अकॉर्डिंग इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ओके, सॉरी यहाँ पे 7 हैलोजन है तो यहाँ पे +7, IF7 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ओके, तो ये क्या होते हैं कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका नेचर क्या होता है कोवेलेंट होता है, यानी कि ये शेयरिंग से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक दैट मीन्स ऑल आर पेयर्ड, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप जितने भी शेप देख रहे हो किसी भी शेप में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो सब के सब क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए ये क्या हो गया डायामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज क्या हो गया, दिस इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू द ओरिजिनल हैलोजन मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम लोग बात करें AX मॉलिक्यूल की और XX मॉलिक्यूल की, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बॉन्ड वीक है। यानी कि जब इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो होता है वो वीक हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे देख सकते हो दो प्योर ऑर्बिटल्स हैं और दोनों ही सेम टाइप ऑफ एटम्स के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये वीक बॉन्ड होता है, इसलिए वीक बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है। इसलिए जो इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट द प्योर हैलोजन मॉलिक्यूल्स। तो हैलोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब आप इनको नोट कर लीजिए, ये हो जाता है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, तो पहले आप इनको नोट करो। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, यानी कि अब हैलोजन का ऑक्सीजन के साथ एसिड। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, इसलिए ये आसानी से क्या करते हैं बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब फ्लोरीन की बात होती है तो ड्यू टू इट्स वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट फॉर्म ओनली वन अनस्टेबल ऑक्सी एसिड। सिर्फ एक ही बनाता है, वो भी क्या होता है अनस्टेबल होता है। जैसे यहाँ हम लोग बात करें तो सिर्फ HOF यानी कि हाइपोफ्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोफ्लोरस एसिड। ओके, लेकिन क्लोरीन देखो हाइपोक्लोरस एसिड, फिर आता है आपको क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन जो है ये बनाता है हाइपोब्रोमस एसिड, इसके बाद आता है ब्रोमिक एसिड, परब्रोमिक एसिड। आयोडीन भी हाइपो आयोडस एसिड, फिर बनाता है आयोडिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। तो इस तरह से ये सारे जो हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग देखो हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड एंड पर हेलिक एसिड हम लोगों ने इनका नेमिंग किया है, ये इनका नोमेनक्लेचर होता है। अब बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हाइपोहेलस एसिड के केस में +1 होता है। हाइपोहेलस के बाद आता है हेलस एसिड, हेलस एसिड में सिर्फ क्लोरीन है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +3 होता है। फिर आ जाओ हेलिक एसिड, यहाँ पे इसका +5 होता है, ब्रोमीन का +5 होता है और आयोडीन का भी +5 होता है। और फिर आ जाओ पर हेलिक एसिड, यहाँ पे क्लोरीन का +7, ब्रोमीन का +7 और आयोडीन का भी
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस तरह से ये हो जाता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं हम लोग इनके कॉम्बिनेशन की। तो देखो इनकी जो बॉन्डिंग है वो एक्चुअली क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ ये कॉम्बिनेशन में जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और फिर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इनका स्ट्रक्चर और इनके बॉन्डिंग के नेचर को सीखते हैं। पहले आप इनको नोट कर लो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सेंट्रल है, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन के 3 लोन पेयर्स अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। दूसरा ऑक्सीजन देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन देखो 1 2 3 एंड 1 4, यानी कि ये जो है क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब रिमेनिंग 1 जो है यहाँ पे देखो पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन का कंडीशन है वो देखो, यहाँ पे क्लोरीन है 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 एंड 3p5, 3d यहाँ पे वैकेंट है। तो इस केस में देखो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन p से यहाँ पे जंप करेगा d में जाएगा। तो देखो कंडीशन क्या हो गया, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन 3s, p के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3p के पास क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो 1 2 एंड 3 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 4 और फिर एक 3d चला गया यहाँ पे। तो 3d में अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अवेलेबल था ये जंप करके आ गया d के पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो अभी भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख लो एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा, तो यहाँ पे ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो रहा है। फिर देखो नेक्स्ट केस में यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अब क्या हो जाएगा, अब 2 ऑक्सीजन आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नेक्स्ट 1 और ये यहाँ पे चला आएगा और यहाँ पे चला आएगा, तो 2 पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये क्लोरीन, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो s से था वो भी जंप करके आ गया। तो यहाँ पे d में क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। तो इस केस में पर क्लोरिक एसिड के केस में आप देख सकते हो 1 2 एंड 3। तो यहाँ से देखो तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड फर्स्ट वाले केस में 0 है, यहाँ वाले केस में 1 है, यहाँ वाले केस में यानी कि क्लोरिक एसिड के केस में 2 है और पर क्लोरिक एसिड के केस में ये 3 है। तो इस तरह से ये हो जाता है इनका बॉन्डिंग। एक्चुअली क्या है कि ये एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया और फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो ये एक्साइटेशन में गया। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टिल sp3 है, तो ये जो d के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उनके जो p में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे ऑक्सीजन के, उनसे ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई और पी पाई डी पाई, यानी कि यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी 3 बॉन्ड का पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये केस हो जाता है बॉन्डिंग का, यानी कि ये इस तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंक्रीज होंगे फिर क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं किसके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, डायरेक्टली हम लोग बोल रहे हैं। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, इस 4th नंबर का। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्लोरिक एसिड मैक्सिमम, देन क्लोरिक एसिड, देन क्लोरस एसिड और सबसे कम किसका होगा, तो हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से दूसरा कंडीशन है कि आप इनको क्या कीजिए, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट कीजिए। जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कंजुगेट बेस मिलेगा और जो कंजुगेट बेस मिलेगा
जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उस एसिड का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। तो हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर के अकॉर्डिंग भी पहले से ये चीज़ सीख चुके हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की ज़्यादा होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो एसिड होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जिस क्लोरीन के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस तरह से उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, उसको भी मैं बता रहा हूँ, पहले आप इनको नोट कीजिए। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर हम लोग HClO4 की बात करें तो ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर के H+ और ClO4- देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ClO4- जो है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन अवेलेबल है, और 4 ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। और जब ये मोस्ट स्टेबल हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड है ये एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड देन परक्लोरिक एसिड, तो ये हो जाता है HClO4। तो ये हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं, हम लोग देखते हैं एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ HClO, HBRO एंड HIO। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, तो इनमें कंपेयर कुछ नहीं करना है, इनमें देखना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और तब क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, और तब सबसे कम है आयोडीन। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और वो है पॉलीहैलाइड्स। ओके, तो पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉलीहैलाइड्स। तो अब हम लोग बात करते हैं पॉलीहैलाइड्स की। ओके, तो यहाँ पे कहता है कि हैलाइड आयन जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं हैलोजन से, और फिर क्या करते हैं, वो पॉलीहैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखो यहाँ I- I2 से कंबाइन करके I3 का फॉर्मेशन कर रहा है, Br- Br2 से कंबाइन करके Br-3 का फॉर्मेशन कर रहा है, Cl- Cl2 के साथ कंबाइन करके Cl3- का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अब F के केस में क्या हो रहा है, फ्लोराइड के केस में ये कम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि I- के पास क्या है, 5d वैकेंट ऑर्बिटल है, 4d है, 3d है, लेकिन यहाँ पे 2d होता नहीं है। तो नहीं होता है तो इनका कम्बिनेशन भी नहीं बनता है। तो फ्लोरीन जो है ये पॉलीहैलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि 2d का अवेलेबल नहीं होना। यहाँ पे 5d, 4d और 3d अवेलेबल है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, इस कम्बिनेशन में जा रहे हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे I3- का देखोगे तो यहाँ पे सेंट्रल एटम निगेटिवली चार्ज होता है, एक आयोडीन से ये जुड़ा है, एक दूसरे आयोडीन से ये जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हो कि ये sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर शेप है, sp3d लीनियर शेप है। तो इस तरह से ये आपको पॉलीहैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल से, और फिर क्या होता है कि पॉलीहैलाइड्स का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे देखो यहाँ पे KCl ICl के साथ रिएक्ट करके K+ और ICl2- का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये पॉलीहैलाइड्स का कंडीशन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल आयोडीन जो है ये 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, और फिर इसके साथ क्या है, 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, 3 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, और एक लोन पेयर यहाँ अवेलेबल है। तो इस तरह से ये लीनियर शेप हो गया, और इन पे नेट क्या है, तो सेंट्रल एटम पे जो चार्ज है वो माइनस है। तो इस तरह से ये जो है लीनियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीहैलाइड्स हैं। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बाकी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।